आयुर्वेद में षड्रस बोले गए तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस हैं हमारे जीवा के। और मधुर सबसे पहले खाना चाहिए। हम खाते हैं सबसे लास्ट में, बीमारियों का कारण ही है। आयुर्वेद में हमारे गट को साफ करने के लिए कुछ प्रोसेस बताएं। आजकल जो ये स्पास, मॉडिफाइड पंचकर्मा इन फॉर्म ऑफ स्पास, इट इज नॉट द ऑथेंटिक पंचकर्मा। फैमिलीज में सुनते हैं, पता करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो रात को बना के खीरा का पानी रख दो, अगले दिन पूरा पियो, खांसे के बर्तन में पानी रखो, उसका पानी पियो, ये डिटॉक्स वाटर है। एक्चुअल डिटॉक्स वाटर क्या होता है? जब तक वो अपनी उन बात पे काम नहीं कर रहा, तो तब तक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, फिर ये वापस आती रहेगी। आप देखिए पीरियड्स डिले होने का, विमेन से पूछो, कोई स्ट्रेस लेवल बड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से डिले होते हैं क्योंकि स्ट्रेस बात पर। आफ्टर मैरिज फीमेल की बात करें तो इनफर्टिलिटी का बड़ा ही इशू है। वहीं जेंट्स की बात करें तो उनका जो वीर्य है, पता चलता है लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद वीर्य की क्वांटिटी उतनी नहीं है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र धातु सार है सारी खातू। जब शुक्र धातु में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या है कि बीच में सिस्टम में गई तो भी प्रॉब्लम हुआ। She came back from her trip, she kept waiting, she didn't get periods and then she checked, she was pregnant। जब तक आपका आहार, आपका विहार और आपका मन ये सब अलाइनमेंट में नहीं है, बॉडी, माइंड एंड सोल कुछ सोच के ही बना हुआ है ना, जब तक ये अलाइनमेंट में नहीं है तब तक आप पूरे स्वस्थ नहीं। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के एक और इम्पोर्टेंट एपिसोड में। मैं हूं अनूप अग्रवाल, आपका होस्ट और दोस्त। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आप सभी लिसनर्स ने बार बार हमें रिक्वेस्ट करी थी आयुर्वेदा पे डेप्थ नॉलेज के लिए। तो आज का एपिसोड आप सभी व्यूवर्स के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, When diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is correct, medicine is of no need। और आज हम इसी एंशिएंट विजडम को समझने वाले हैं, लेकिन थोड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल के तड़के के साथ। हमारे साथ आज एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने आयुर्वेदा पे गहरा नॉलेज पाया है और वो आज के डेट पे आयुर्वेद में एमडी हैं। चलिए आज के हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं स्क्रीन में। वेरी इंसाइटफुल पर्सनालिटी, डॉक्टर निमरजीत कौर जी। Hi, good morning. Thank you, Anup, for having me here. Yes, I'm really honored to be here as a part of your podcast. सुपर। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के मूवमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आज के पॉडकास्ट का सबसे पहला सवाल मेरी तरफ से आपके लिए ये रहेगा, क्योंकि आज हमारे इंडिया में स्पेशली अगर खाने पीने की रूटीन की बात करें, आयुर्वेद के साथ में खाने पीने का ही पहला रिलेशन समझ पड़ता है। तो बहुत सारे अलग अलग डाइट के फॉर्म्स हैं हमारे सोसाइटी में। कीटो डाइट सुनते हैं, प्रोटीन के डाइट्स हो गए हैं। आयुर्वेद में क्या है, डाइट का फिलॉसफी क्या है? आयुर्वेद में आहार को ही आपकी औषधि कहा गया। आहार की औषधि आयुर्वेद मानना गया है। बेस हम लोग आहार को देखते चलते हैं। जब हम चरक संहिता खोलेंगे तब आपको एक चरक संहिता में हर एक डिसीज का वर्णन है, हर एक व्याधि का चैप्टर वाइज वर्णन है। तो हर एक व्याधि के नीचे जब जहाँ उसका इलाज लिखा है तो उसका औषधि इलाज दिखा है। औषधि चिकित्सा, आहार चिकित्सा, विहार चिकित्सा और मनोचिकित्सा। तो ऐसे 4 चीजें दी गई हैं जो कि प्लेस फाउंडेशंस मानी जाती है इन आयुर्वेदा फॉर ट्रीटमेंट। डेफिनेटली आहार एक चिकित्सा भी हुई। अमेजिंग। तो डॉक्टर, हमारे इंडिया में एक ज़माना रहा जब बच्चे गुरुकुल में जाके अलग अलग शास्त्र या वेद का नॉलेज अपने गुरु से ग्रहण करते थे। फिर तो ऐसा क्या हुआ कि ये सारे जो थॉट प्रोसेस है आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं वापस, लेकिन ये सारी चीज़ें कम क्यों हो गई? मुझे ऐसे लगता है कि हम शायद वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते थे, लेकिन हमें वो चाहिए भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई भी नई चीज सीखनी भी चाहिए। लर्निंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर द प्रोसेस ऑफ योर ग्रोथ।
और एट द सेम टाइम अपनी रूट से डिटैच होकर रही। तो हमने इस दौरान ये गलती कर दी कि जैसे हम वेस्टर्न मेडिसिन को एक्वायर कर रहे थे, हम नई नई चीजें सीख रहे थे, कहीं ना कहीं हम अपनी आयुर्वेदिक रूट से डिटैच हो गए। तो शायद अब बहुत ज्यादा वापस हम लोग बैक टू आयुर्वेदा आ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ हमें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडीज को इग्नोर कर रहे हैं, हमारी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं। और अपने, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन आपके सिम्टम्स को सप्रेस करती है, तो वो सप्रेस करके आगे बढ़ना अभी तक जो चल रहा था, कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज से वापस आ रहे हैं। वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर अर्थ, वी आर रिटर्निंग बैक टू द औषधीज दैट आर गिवन बाय आवर मदर अर्थ। तो अब हम वापस आ रहे हैं, बट उसका एक और कारण मुझे लगता है कि हम लोगों क्यों वो चीजें बंद हो गई, क्योंकि हमें हमें बहुत प्यारा इंस्टेंट रिजल्ट है। तो शायद जब वेस्टर्न मेडिसिन इंडिया में आई और लोगों ने के रिजल्ट्स देखे कि अरे बुखार पे पैरासिटामोल ले लो, बुखार इमीडिएटली उतर जाता है, जबकि आयुर्वेद में आपको शडान पानीय कहा गया है, बोला गया है कि आपकी बॉडी में अगर ज्वर आया है वो 7 दिन रहेगा, तो उस ज्वर को कैसे ट्रीट करे, तो ज्वर को कैसे करे, पोस्ट करना है आपने, तो किस तरीके से उसको लविंगली आपने लेट गो करना है, तो वो 7 दिन का प्रोसेस है ज्वर के अध्याय में। तो ये चीजें शायद लोगों को मतलब ये होता है ना, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती हैं, 7 दिन लग जाएंगे, कौन बिजनेस मिस करेगा, कौन छुट्टी मांगेगा, कौन जॉब मिस करेगा, तो दे वांटेड इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है इस वजह से भी हम लोग आयुर्वेदा से अपनी संस्कृति से दूर होते थे और वेस्टर्न मेडिसिन के क्लोज जाते। यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट डॉक्टर बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो शॉर्टकट के तरीके से देखते हैं, बुखार आया तो कुछ दवाइयाँ ले ली, सर दर्द हुआ तो क्रॉसिंग खा लिया। कुछ गलत नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है, रिकवर करना है, लेकिन इस चीज़ में लॉन्ग रन में वो पर्सन का लॉस क्या होता है? लॉस ये होता है ना कि देखो, कोई भी डिजीज हमारी जब बॉडी बना रही है ना, क्रिएट कर रही है, उसका कारण है हमारी प्रोटेक्शन। आप इस चीज को समझो कि अगर सपोज एक एग्जांपल है, हमारी बॉडी में फीवर आए, तो फीवर हमें पता कैसे चलता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, राइट। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी बॉडी हमें क्या बताना चाहती है कि देयर इज एन इन्फेक्शन एंड यू हैव टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम मेडिसिन लेके उस फीवर को सप्रेस कर, रेदर देन एग्रेसिंग कि इन्फेक्शन फर्स्ट प्लेस आया क्यों है। द रीजन इज दैट आपकी इम्यूनिटी लो है, कहीं ना कहीं आपका गट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आयुर्वेद में आप फीवर से लेके कैंसर तक सारी चीजें शुरू होती हैं आपकी गट से। तो जब आपको फीवर आया है, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन व्हाट यू आर ईटिंग, मे बी आपकी लाइफस्टाइल में, मे बी आपकी डाइट में, और हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को नजरअंदाज करते वी आर टेकिंग टू दो पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स टू सप्रेस दैट इन्फेक्शन। हमें लगता है हम क्योर कर रहे हैं, पर अगर आप क्योर कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब आपको वो वापस इन्फेक्शन होता है तो सेम एंटीबायोटिक्स का आप क्यों नहीं कर, क्योंकि आपने क्योर नहीं किया, आपने उस समय जो वहां पर जीवाणु के उनको मारा है, लेकिन जो उनसे पैदा हुए जीवाणु वो अब वो टेंडेंसी रखते हैं उस एंटीबायोटिक को रिजेक्ट करने की, रिफ्यूज करने की, इसलिए आपको उससे हैवियर एंटीबायोटिक को अल्टीमेटली आपने कॉज को ट्रीट किया ही नहीं है ना। आयुर्वेद में क्या है, कारण कारण चिकित्सा। तो कारण क्या है, रीजन, कारण क्या है, सिम्टम, हम दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं। हम आपको ऐसी चीजें देते हैं, आयुर्वेद ऐसी चीजें देते हैं, जैसे मैंने शडान पानी में बोला कि 6 हर्ब्स के अंग का पानी होता है, एक ऑक्शन होता है, जब आप पीते रहते हैं थ्रू आउट द डे, वो आपकी बॉडी में आपको जो पसीना, जो पैरासिटामोल काम करता है, तो सिम्टम भी ट्रीट करता है। एट द सेम टाइम वो इतना लंघन क्रॉस करता है, इतना उपवासक होता है कि वो आपका डाइजेशन बड़ा इंप्रूव कर देता है, क्योंकि आपके पेट पर बड़ा लाइट, तो वहां पर आपका कारण भी ट्रीट कर। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड योर बॉडी रेदर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग। आजकल तो मुझे लगता है एंटीबायोटिक्स के लिए भी लोग जो है डॉक्टर के पास नहीं जाते, केमिस्ट को बताते हैं, केमिस्ट डोज बना के दे देता है, और जो पिछली बार दी थी वो पड़ी है एंटीबायोटिक, अगली बार फीवर आया तो वही खा दो। तो मैं जहाँ तक इस बात को समझ पा रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि
अगर हमारे घर में हम जिस तरीके से पौधे लगाते हैं, उसके रूट में हम पानी देते ना कि उसके पत्तों में, ताकि वो अच्छे से फले। तो आज के डेट पे सोसाइटी में वो गलतियाँ हो रही हैं कि हम रूट कॉज़ के ऊपर में काम नहीं करके बाहर इधर पत्तियों के ऊपर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली पत्तों को सनलाइट अपने आप मिल रही है, आपको रूट्स में पानी देना, दैट इज एग्जैक्टली। एक्चुअली ये मेटाफोर बहुत सही था इस सिचुएशन के लिए। आप कितनी भी सनलाइट दे दोगे, लेकिन अगर आप पानी नहीं दे रहे हो रूट्स में, तो आपका जो पौधा है वो जल्दी रूट ही नहीं करेगा। जी। इस बात में एक बात मुझे क्लिक करी मेरे मन में डॉक्टर, कि हमारे इंडिया में स्पेशली एक समय था आज से कई साल पहले, जब खाने के लिए इतने अनाज नहीं थे तो लोगों की मृत्यु हुआ करती थी। अकाल हो गया या फिर तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, खाने के लिए अनाज ही नहीं रहा। लेकिन आज खाना होते हुए भी हमारे सोसाइटी में बहुत लोगों की डेथ हो रही। पहले एक प्रॉब्लम था खाना नहीं होने की वजह से, आज इतना खाना है कि उसकी वजह से डेथ हो रही है। आयुर्वेद में खाने के प्रति, क्वांटिटी के प्रति में कुछ बताया है? क्वांटिटी, you need to ask portion per you. यस। यस। सो देखो, खाने की इतना खाना है फिर भी डेथ हो रही है, इसके बहुत कारण थे। एक कारण को लेके हम नहीं चल सकते हैं। पहला कारण तो ठीक है जो आप बोल रहे हो, ओवर ईटिंग है। जो रिसोर्सेज है उसका गलत उपयोग इज वन ऑफ द रीजन दैट बीमारियां हो रही हैं। आपने खाना खा लिया है, लेकिन आप अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, वो चाय के साथ समोसा ऑफर करता है, आप खा लेते हैं। तो ये होता है, मतलब यू टेकिंग रॉन्ग एडवांटेज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। सेकंड है क्योंकि अब अनाज अगर कम हो जाएगा, मतलब अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस चीज को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें जो नहीं प्रॉपर टाइम पर बन रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं। बट रेदर देन एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट हैज बीन डन इज इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फूड्स को बड़ा किया जाता है, फूड्स के अंदर रस लाया जाता है, नॉन सीजनल फ्रूट्स बेचे जाते हैं, तो वो फ्रूट्स आपको न्यूट्रिशन क्या देंगे? ठीक है ना? तो अगर जानवरों से कुछ मिल रहा है तो जानवरों को इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम हार्मोन्स की बात करें जो दिए जा रहे हैं, वो हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में इनएक्टिव है, वो एज सच हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं दे रहे हैं। पर जो दूध हमें 100% इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट दे रहा है, अल्लाह हमें 50% दे रहा है। तो अगर हम लोग अपनी डाइट को 100% न्यूट्रिशियस रखते भी हैं, तो भी न्यूट्रिशन हमें 50% नहीं मिल रहा। तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर हमने सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम विटामिन डी के सप्लीमेंट खा रहे हैं, जिसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, जिसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ओमेगा फैटी एसिड चाहिए, अगर वो हमारी डाइट से हमें मिल नहीं रहा है, तो आप कितनी भी डी खाते रहोगे। ये एक मार्केट है बेचने के लिए, आप डी लेते रहो, खाते रहो, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर बनना नहीं है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना है कोई आपको नहीं बताएगा। डॉक्टर डी लिखेंगे और बोलेंगे की छोड़ दो, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बट नोबडी टेल्स यू दैट टी की एब्जॉर्प्शन के लिए घी चाहिए, और अगर टी इंप्रूव होगा तो लिपिड्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। ट्रू। So there are many reasons कि even after having good resources of grades, people are बीमारियां लग रही है लोगों को, और लाइफ एंडेंजरिंग बीमारियां लग रही हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक कारण, ये कारण बहुत से, बट यस, यूजिंग रिसोर्सेज इन रॉन्ग वे, ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग। आजकल लोगों का अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इमोशनल ईटिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि कुछ नहीं है, मूड इंप्रूव करने के लिए चलो कहीं पर जाके खा के आते हैं कुछ अच्छा। सो ऑल दीज थिंग्स प्लस, अगर आप देखेंगे कि आजकल लोग, आप सैटरडे संडे कभी बाहर जाइए रेस्टोरेंट में, हम लोग कम जाते हैं, कभी महीने 2 महीने में एक बार, पर ऐसा लगता है रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं। आप किसी के रेस्टोरेंट नहीं सजाओ, आप वेटिंग में फील महसूस करोगे। इसका मतलब ये है कि लोग सैटरडे संडे बाहर खाना पसंद करते हैं। जो बाहर आप खा रहे थे, हमें ये भी नहीं पता कि कुछ जो वहाँ जो प्याज इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ जो टमेटोज इस्तेमाल हो रहे हैं, सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, वो कौन सी क्वालिटी की है, वो उनका मास प्रोडक्शन हुआ होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बल्क में चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि अवेलेबिलिटी बहुत है, और अवेलेबिलिटी एक तो कहाँ से आ रही है, वो डिमांड कैसे पूरी की जा रही है, प्लस उस अवेलेबिलिटी को यूटिलाइज कैसे किया जा, चैनलाइज कैसे किया जा रहा है। बहुत सारे रीजन की बीमारियां खाने की वजह से बढ़ गई। इनफैक्ट डॉक्टर, जिस तरीके के जिन आइटम्स के नाम आपने शेयर करे, एक बात मन में आती है कि हम अपने नानी और दादियों से सुनते थे, इनफैक्ट आज भी बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होगा
कि बच्चा रात को सोने जा रहा है तो दूध का ग्लास तो पी के जाना ही चाहिए ऐसे। लेकिन आज जिस तरीके का अडल्ट्रेटेड या मिलावट वाली चीज़ें मिल रही हैं, तो आज के डेट पे जो पॉडकास्ट माताएं या फैमिली मेम्बर्स हमारे जो देख रहे हैं, उनके तरफ क्या मैसेज होगा, स्पेशली मिल्क की तरफ क्या इंटेंशन होना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला कि मिल्क, ठीक है, हम मानते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए जाते हैं कई जगह पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उसका नुकसान ह्यूमंस को सिर्फ ये होता है कि उनको दूध से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो पहले पी के। जो ये मिथ है कि इसमें हार्मोन्स बहुत ज्यादा बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। आई फील हार्मोनल इश्यूज के और बहुत सारे कारण हैं। तो इतना एक्सपोजर है, इंटरनेट है, लेट्स नॉट प्ले अंडर साइंटिफिक। मैंने अपने फादर को जब से होश संभाला है, मैंने अपने फादर को कभी भी दूध पिए बिना सोते हुए नहीं देखा। सो ही इज 72 टच वुड एंड थैंकफुली, मतलब कोई बीमारी नहीं है उनको। और उनको ऐसा लगता है, वो रात में जब उनकी नींद खुलती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि एट 72, जैसे होता है ना, ही इज इन इंडिया से बाहर है, ठंड है, तो उनको इतना पता है कि जब मेरी बॉडी डिस्टर्ब है मुझे दूध का एक गिलास पियो। तो समवेयर मिल्क, आज मेरी फैमिली में भी जब से मेरी मैरिज हो गई है, ये कस्टम ही है, हम लोग सोने से पहले दूध पीते हैं, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी थी। तो मैंने यहाँ आगे की सबको हैबिट डाल दी। तो अगर आपको 100% न्यूट्रिशन दूध ही मिल रहा, मिल्क अपने आप में कंप्लीट डाइट है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, तीनों चीजें हैं, आपको 50% तो मिल रही है। प्लस अर्ली डिनर करने वालों को लाइक मी, मिल्क एक रेस्क्यू है रात में कि मैं बिंज ईटिंग नहीं करूंगी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ओके विद बिंजिंग ऑन चिप्स एट नाइट एंड चॉकलेट्स एट नाइट, बट नॉट हैविंग मिल्क, क्योंकि मिल्क के बारे में के मिथ्स। और ये जो, और एक ये जो मिथ है, बहुत बड़ा डर है, ये वेस्टर्न कल्चर से आया। अगर आप बाहर बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, दूध खरीदेंगे, उसकी शेल्फ लाइफ होती है 6 मंथ्स। तो उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स, वहां भी अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट अवेयर दे यूज दैट मिल्क। तो शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स, आप समझ सकते हैं। हमारे आज का दूध जो आप लेके आओगे, अगर आपने 4 घंटे बाहर रख दिया समर्स में, आपका दूध खराब हो जाएगा, यानी कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो आज भी जो इंडिया का दूध है, वो इट इज ऑफ स्टिल ऑफ बेटर क्वालिटी। प्रोडक्शन के लिए जरूर इंजेक्शन किए जाते हैं, बट मैं फिर भी रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को दूध जरूरी है उनकी इमोशनल फिजिकल ग्रोथ के लिए। पीनियस को दूध जरूरी है विमेन को उनकी हार्मोनल बैलेंस के लिए। ये एक कंप्लीट आहार है। आजकल लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा इलाज है, सोने से पहले आप गर्म नींद डाल के पियो। मतलब जब मैं बात करती हूँ, आई वॉज वर्किंग इन अ कॉन्स्टिपेशन क्लिनिक में, डॉक्टर एशिया के नंबर 1 प्रोपॉलोजिस्ट के साथ काम करती थी, एंड व्हेन आई केम टू नो दैट ही स्पेशलिस्ट इन कॉन्स्टिपेशन, आई यूज्ड टू फील कि कॉन्स्टिपेशन के इतने लोग कहाँ से आते हैं। एंड माय फर्स्ट डे ऑफ दैट क्लिनिक, और रात में 2 बजे तक पेशेंट्स, देयर वर 100 पेशेंट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आप ये सोचो, पुणे जैसे शहर के अगर 100 पेशेंट आपको कॉन्स्टिपेशन के, मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो आज तो खैर डेफिनेटली और भी बढ़ गया होगा। तो हमें पाइल्स दिखता है, हमें फिजर्स दिखते हैं, हमें ये नहीं पता उसका कारण कॉन्स्टिपेशन। जब नाड़ी अवरोध होता है, आपकी पहली आर्टरी, हार्ट की आर्टरी नहीं होती है ब्लॉक होने वाली, पहली तो गट की होती है। कॉन्स्टिपेशन इज अ फर्स्ट साइन दैट यू आर गोइंग टू डाई विद हार्ट इश्यूज। तो मुझे ऐसे लगता है कि दूध उस चीज से बचा के रखता है। आपको रात में आपको पिएंगे, उसका नेचुरल लुब्रिकेंट है, नेचुरल उसके अंदर फैट है, गुड फैट, वो आपकी इंटेस्टाइन्स को लुब्रिकेट करके ओवर पीरियड ऑफ नाइट, ओवरनाइट एंड मॉर्निंग में आप अच्छे से स्टमक क्लियर कर पाते। इजी। तो डॉक्टर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे सोसाइटी में। गाय का दूध है, भैंस का दूध है, अभी पैकेट के शेल्फ वाले लॉन्ग लाइफ वाले भी दूध आ रहे हैं। तो एक फैमिली को कौन सी दूध से जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर के आसपास भी ऐसी जगह है जहाँ किसी ने गाय और बकरी बस भैंसे रखी हुई है आपके सामने, कुछ ना कुछ, क्योंकि यार अभी भी ना पुराने शहरों में, जैसे पुणे एक पुराना शहर है, मतलब यार आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी मिल जाते हैं ऐसे लोग जिन्होंने, क्योंकि वो गाँव के नजदीक पड़ता है, काफी सारे गाँव आते हैं चंडीगढ़ के बाद, तो वहां भी बहुत सारे ऐसे निकल, तो वहां के सामने दिखता है गाय का, ठीक है, क्योंकि गाय का ही दूध हर जगह उपलब्ध माना गया है। बट एक अंडरस्टैंडिंग है जो मेरी है पर्सनल,
आजकल वो गाय जो जिसको हम जर्सी गाय हेल्दी कॉन्सेप्ट हम जिसको बोलते हैं वो बहुत कम है। तो अगर आपको मिलावट मिलेगी ना ज्यादा गाय के दूध में होते, तो अगर आप सेफर साइड चलना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सामने वाली बात नहीं है, मेरा नोन बंदा नहीं दे रहा है, मेरा ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है भैंस का दूध सेफर साइड बफलो मिल्क इज फाइन। क्योंकि आजकल हम लोग वैसे नहीं है कि हम बिना उबाले पहले जैसे लोग डायरेक्टली निकाला दूध और पी लिया, वी बॉयल इट, वी रिमूव द फैट लेयर। हर एक घर में होता है ये, है ना, फैट ऊपर की फैट लेयर निकाली जाती है, तो हम वैसे भी टोन्ड मिल्क नहीं लेते हैं। सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके अनलेस आपको रिकमेंड A2 मिल्क किया गया है, तो अलग चीज है कि ओके आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेजेस है, आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आपको ओबेसिटी का बहुत इशू है, बॉडी में कफ ज्यादा है, देन डेफिनेटली आप यू कैन गो फॉर। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बफलो मिल्क ही पीती हूँ सालों से। मैंने कभी इस चीज में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट्स फिर भी उसमें मुझे फिर भी बेटर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कंपैरेटिव, बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि हमें सही क्या मिल रहा है और गलत क्या मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर, दूध से एक चीज़ निकलती जिसके बारे में हमने बातचीत करी, घी। और आज हमारे सोसाइटी में घी को लेके ऐसी सोच है, घी खाएंगे तो वज़न बहुत बढ़ जाएगा, और वज़न कम करना है या वज़न कंट्रोल में रखना है तो घी से अपने आप को दूर रखो, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, दूर रखो। घी के प्रति में एज अ एक्सपर्ट क्या सुझाव देंगे हमारे व्यूअर्स को? ये देखो, ओमेगा फैटी एसिड्स के कैप्सूल खाते हो, ठीक है यार, वही ट्रांस फैट्स आपको नुकसान करते हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी, जो आप फ्रेश फ्राइज खा रहे हो और आप घी छोड़ रहे हो, तो आप अपनी बॉडी के लिए हार्म नहीं करते। घी एक नेचुरल ल्यूब्रिकेंट है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, आफ्टर 40 मेरे पास जो विमेन आती है जिनको मेनोपॉजल इश्यूज में, मैं उनका घी शुरू करवाती हूँ, क्योंकि बॉडी इतनी ड्राई है आजकल। विमेन में लिपिडो इतनी जल्दी कम होता जा रहा है क्योंकि दे आर फास्टिंग, दे आर नॉट हैविंग गुड फैट्स। फ्लैक्स सीड्स ही खाती हैं, वो बादाम नहीं खाती हैं, खोड नहीं खाती कि वेट बढ़ जाएगा क्रोध से, दूध नहीं पीती है कि वेट बढ़ जाएगा, एंड देन घी नहीं खाते। सी वेट किसी भी पर्टिकुलर फूड से नहीं पकड़े, ऑनेस्टली वेट बढ़ेगा एम्प्टी कैलोरीज से। कि जब आप कोई ऐसी कैलोरी खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है, फैट नहीं है, कार्ब्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है। जैसे आपने समोसा खाया, उसमें कितना इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, आपने बर्गर खाया इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, पिज्जा खाया इम्बैलेंस। एक टाइम पर आपने एक पिज्जा, अगर आप रेगुलर साइज पिज्जा खाते हो, एक टाइम पर आप 600 और पेट भी नहीं भरता, 600 कैलोरीज खा रहे हो। तो डेफिनेटली अभी 2 days before one of my patient was taking diet from me, she messaged me कि मेरा आज मैं डिनर नहीं करूँगी, आज डिनर की जगह सिर्फ मैं स्नैक लूंगी, आइस्ड कॉफी एंड तिरामिसी। तो मैंने उसको बोला ओके कहाँ जा रहे हो आप, तो शी टोल्ड मी एंड आई जस्ट चेक, क्योंकि आजकल कैसे FSSAI में इम्पोर्टेंट है कि आप जो फूड बना रहे हो ऑथेंटिक कैफेज में यू हैव टू मेंशन उनका FSSAI के बॉडी में न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन होना चाहिए। आई चेक ऑनलाइन की ओके दिस पर्टिकुलर कैफे का क्या है, अगर मिलता है तो एक स्मॉल साइज आइस्ड कैफे या मोचा विद 1 सर्विंग ऑफ tiramisu is 800 कैलोरीज। मैंने उसको बोला कि तुम ना 1400 कैलोरी से हो, जिसमें तुम्हारा डिनर 300 कैलोरी था, ऑलरेडी 800 कैलोरीज आज रात में कुछ से बाकी, तो तुम बोल रही हो आई विल स्किप डिनर बट डोंट एक्सपेक्ट टुमारो दैट फॉर मी विल नॉट गो बिकॉज यू स्किप्ड इट। सो ये चीजें ना, मतलब हम क्या करते हैं, कैलोरीज इंपॉर्टेंट है, देखो पहले की कैलोरीज मेजर नहीं करता जहाँ जस्ट टाइम का आयुर्वेदा, क्योंकि जरूरत नहीं, जैसे कि आपने बोला ना कि जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को सुनेंगे, अगर आप आहार अच्छा लेंगे, तो उस समय आहार बहुत प्योर था, उसमें लोगों को चलना फिरना इतना ज्यादा था, मतलब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, तो लोग बैठते ही नहीं थे ना, लोगों के बोर होना है, चलो वॉक पे चले, दोस्त को मिले चले, हर चीज वॉकिंग थी, एक्सरसाइजेस थी, सारे काम घर की लेडीज खुद करती थी। कभी मतलब वो आसना जो आज हम बताते हैं आप मल आसन करो, वो पोछा घर का लगा दी थी, पूरा मल आसन हो जाता, तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है ना। तो इस वजह से आज कैलोरीज काउंट करने की जरूरत क्यों है, इसी वजह से है क्योंकि अगर आप घी खा रहे हो, देखो मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि आप जितना चाहे घी खा सकते हो, मैं भी फूड ले करके खाती हूँ, पर मैं दिन का 15 ग्राम घी एक डे 15 grams ऑफ घी आई कंज्यूम।
क्योंकि हम पंजाबी, वो मेरी तो डाइट ही घी पराठे से बनी है, तो आई नेवर थॉट कि ओके मेरी डिलीवरी होगी, अब मुझे वेट लॉस करना है तो मैं घी छोड़ू। इट्स इजीएस्ट वे टू लूज वेट बट लूज हेल्थ एज इम्बैलेंस योर हॉर्मोन्स एज वेल। तो ना मैंने कार्ब्स छोड़े, ना मैंने पराठे छोड़े, बट एक साल में फिर भी आई वाज डाउन बाय 17 किलोज ओनली बाय माइंडफुल डाइट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट सारे खाने हैं, घी कभी भी नहीं छोड़ना। और अगर आप दूध ला रहे हो भैंस का, मलाई निकाल रहे हो, तो कोशिश करो कि कुछ घी की आप घर का भी खाओ। घर का बना के कितना नहीं पड़ता है कि सारे खा सके, पूरा महीना वो चल सके, बट वन पोर्शन ऑफ घी और होल मंथ शुड बी योर ओन नीड। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि किस तरीके से घी बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग घर का बनाया घी खाएं, ताकि हमें ओमेगा फैटी एसिड्स डायरेक्ट घी से मिले, सप्लीमेंट्स ना ले। अमेजिंग, अमेजिंग। डॉक्टर, इस चीज़ में एक बात आती है, जैसे आपने शेयर किया कि एक पेशेंट के बारे में, आज के डेट में बच्चों में और इनफैक्ट जो अपने हेल्थ जर्नी में उनके में क्रेविंग का बड़ा ही सिचुएशन देखने में आता है। कुछ मीठा हो जाए, पप्पू पास हो गया तो भी मीठा हो जाए, पप्पू फेल हो गया तो भी मीठा हो जाए। क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में क्या प्रिंसिपल्स हैं? देखो, जहां तक सेलिब्रेशन की बात है, हम लोग मीठा डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पोर्शन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, और जो रेगुलर बेसिस पर लोगों को ग्रेवी के खाने के बाद जो खा चाहिए, लोग क्या गलती करते हैं, हेल्थी या तो मीठा खा लेंगे विच इज अनहेल्दी। हेल्थी रहना है तो फ्रूट्स निकालो, फ्रूट्स खा लो, बट मोस्ट ऑफ पीपल दे डोंट नो कि आप खाने के बाद जब फ्रूट खाते हैं तो फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉलिक साइड पड़े, जिससे अगेन आपका लिपिड बढ़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे डिटेल देता है कोई पेशेंट कि मुझे क्रेविंग्स होती है इस पे, cravings, तो हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी मील से पहले आप मधुर रस, कोई भी मिठाई क्यों कर, मैंगो का सीजन है तो आप मैंगो शेक पियो, ऑन रिस्क खाते पुना में हो, खाने के साथ खाते हैं या बाद में खाते हैं, मैं बोलती हूँ आप खा लो, आप पहले खा लो, चीनी मत डालो, आम रस खा लो, डेट्स खा लो, अगर आपके घर पे खीर बनी है तो खा लो, ओके, हैव इट बिफोर योर मील। कुछ मीठा नहीं है तो रेदर देन ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड, गुड़ खा लो, डेट्स खा लो। आप जब कुछ खा रहे हैं तो सब ये देखो कि इज दिस गिविंग मी न्यूट्रिशन एज वेल, और आई एम जस्ट ईटिंग एम्प्टी कैलोरीज। ठीक है, तो आप रोज पेस्ट्री नहीं खा पाओगे उस केस में। ओके, तो आपने बिफोर, अगर कभी गर्मियों में आपका आइसक्रीम का ऑलवेज हैव इट बिफोर मील्स। आप शादी पर गए, शुरुआत डिजर्ट से कीजिए। अब इसका रीजन क्या है, आयुर्वेद में षड्रस बोले गई, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस में हमारी जीवा की, और मधुर सबसे पहले खाना चाहिए। हम खाते हैं सबसे लास्ट में, बीमारियों का कारण ही। फिर हमें अम्ल रस खाना चाहिए, यानी कि खट्टा। खट्टे में आप सैलड ले लो, नींबू डाला हुआ, आप दही ले लो, आप बटर मिल्क ले लो। अब बटर मिल्क हरे हमको बहुत हेल्दी खाते हैं, ताप पीते हैं हम लोग खाने के साथ। आप खाने के साथ ताप नहीं पी सकते। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाने के बाद आपके आगे गर्म पानी का बोल आता है, आप घूमेंगे, राइट? लेकिन क्यों, अगर वो आपको ठंडा पानी देंगे तो क्या होगा, वो बात चिपकी आती है। तो वी आर ईटिंग फूड फुल ऑफ ऑयल एंड घी, एंड वी आर ड्रिंकिंग बटरमिल्क आफ्टर दैट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट गुड डाइजेशन? इसलिए उसके बाद अम्ल रस आता है। तो अगर आपने ताप है, आपकी डाइट में दही है तो पहले खा लीजिए, सैलेड है तो पहले खा लीजिए। आप सैलेड फूड के साथ खाएंगे, फूड के डाइजेशन में भी इंसॉल्युबल फाइबर आपको तकलीफ दे। अब आपने वो 2 चीजें खा ली हैं, फिर आप आइए मधुर अम्ल के बाद लवण, कटु, तेल। नमकीन और तीखा हमारी डाइट में होता है, कड़वा नहीं होता प्रदेश। तो कोशिश करो कि कुछ कड़वा, तो जैसे अभी करेले तो रोज नहीं बनते हैं, हम लोग यूजुअली अचार की तरह उनको बना के रखते हैं, रोज करके भी 1 पीस ले लिया तो कड़ट्टू रस हमारी डाइट में। बट जैसे अगर बच्चे जो नहीं खाते ऐसी सब्जी, what you can do is you can actually incorporate मेथी पाउडर in your आटा, फ्लावर में ही थोड़ा मेथी का ना पाउडर था, तो दैट इज अगेन कटुरस। मेथी की सब्जी इस कटुरस, वांजिना बाइल आप बना सकते हैं, करेला सब्जी कटुरस। तो ये तीनों रस आपकी मील में होनी चाहिए, और लास्ट में होना चाहिए कषाय। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंप्रूविंग योर क्रेविंग्स। कषाय रस यानी कि सौंफ। देखो, अभी हर चीज का रीजन, आप रेस्टोरेंट में जाओगे एंड में आपको सौंफ ही दिया जाता है,
ये तो रिचुअल्स शुरू, कस्टम्स शुरू हुए हुआ है, आगे बिना समझे उस चीज को फॉलो किया जाता है। कषाय रस सीड्स में होता है, कषाय रस सौंफ में होता है, धनिया दाल में होता है। ये क्या करता है, जब आप एंड में कसेला मुंह में डालते हैं ना, इट ऑल्टर्स द टेस्ट ऑफ योर टंग। आपको उसके बाद आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है आप उसके बाद मीठा नहीं क्रेव कर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट विथ स्वीट एंड एंड विथ कषाय। और अगर आपने 6 के 6 रस इंक्लूड किए हैं तो आपकी कुछ बॉडी में वॉइड रहा ही नहीं ना, बॉडी विल नॉट क्रेव फॉर एनी अदर। तो क्रेविंग का फर्स्ट रीजन ये है कि आप रस जो है गलत डायरेक्शन में खा रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि आपका प्रोटीन इंटेक कम है, इस वजह से आपका पेट भी भरा और भूख लगती है। बेसिकली ये भूख होती है, इट इज नॉट क्रेविंग, क्योंकि आपने प्रोटीन का खाया तो प्रोटीन इज फीलिंग। कार्ब्स थोड़े से आपको उस समय फील नहीं करते, पर वो वाटर रिटेन करते हैं तो वेट बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना। तो डॉक्टर, अगर मैं आपका एक सिचुएशन शेयर करूं जो जनरली हर एक इंसान या फैमिली उससे गो थ्रू करती है। हम किसी सेलिब्रेशन में गए या किसी पार्टी में गए और बुफेट लगी हुई है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, अलग गाजर के हलवे हैं, सामने चावल भी है, रोटी भी है, पनीर की सब्जी भी है। तो एज एन आयुर्वेदिक कोच के नज़रिए से अगर उन्हें गाइड करना हो तो क्या करना चाहिए उनका? आप इसी शदरस के तरीके से खाओ। आप सबसे पहले डिजर्ट के कॉर्नर में जाओ, फ्रूट्स होंगे वहाँ, फ्रूट्स से स्टार्ट करके आपको गुलाब जामुन खाना है, आइसक्रीम खानी है। आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करो, ये अंदर आप आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हो कि मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी। जैसे मेरी बॉडी बोलेगी उनो वी हैव टू स्टॉप द केक ऑफ ईटिंग, ठीक है, तो नहीं सुनोगे यू विल लूज। दिस इज द अगर आपने उनो खेली है तो यही रूल होता है। अगर मैंने नहीं सुना उनो, डेफिनेटली आपको लूज। तो वो आप ने करना क्या है, अपने पहले एक ऊस खाने, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और मीठा खाने की इच्छा है, गाजर का हलवा है, गुलाब जामुन आप खाइए। देन गो टू सैलेड सेक्शन, अम्ल रस लीजिए, अगर पटमरी अवेलेबल है तो वो लीजिए। फिर उसके बाद आपको रोटी पे अब मोटी में मैं हमेशा ये बोलती, जब आप बाहर खाना खा रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट में तो ग्रेवीज थोड़ी अवॉइड कीजिए। आप ऐसी चीजें लीजिए जो आपको फाइबर ज्यादा दे सके। जैसे आपने सैलेड पहले खा ही लिया, बट एट द सेम टाइम वहाँ जो वेजिटेबल बेस्ड चीज है, अगर आपको वहाँ चना मसाला तो दिखता है, आजकल लोग कुलचे चना रखते हैं शादियों में, तो आप वो ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो दाल राइस ले लीजिए, वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं यहाँ आई हूँ या आया हूँ और मुझे सारा कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो एक स्पूनफुल एवरीथिंग यू कैन पुट इन योर प्लेट एंड टेक वन स्पून। सो दैट वन स्पून ऑफ एवरीथिंग को वो आपका पेट भी भर देगा, आप टेस्ट भी कर लोगे। पर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। आई डोंट एनकरेज दिस। मैंने रिकमेंड कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग अगर शादी पे आने हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, खाएगी एंजॉय करेंगे। तो मैं यूजुअली मानती हूँ कि अपनी बॉडी का पहले ध्यान हो। यदि फिर भी इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप बाहर ले तो आप 10 पकवान पूरा पूरा खाने से एक पेट भर दो, तो आपको जो सबसे अच्छा लगता है आप वो चीज खाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है अगर आप रस के हिसाब से खाएंगे ना, आपकी बॉडी आपको बड़ी जल्दी उन्होंने बोलती है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टार्टर हमने खाए, जैसे हम लर्न के आए मधुर अम्ल लवण, हम स्टार्टर पे आएगा, इसके बाद ही हमारी बॉडी हमें मना कर देगी कि अब मेन कोर्स नहीं खाना, चलो दाल चावल, ठीक है। स्टार्टर में कोशिश करो कि आप तला हुआ स्टार्टर मत खाओ। जैसे आम तंदूरी स्टार्टर अगर आप खा सकते हो तो वो ले लीजिए आप। और अगर तंदूर में भी आप खा रहे हो तो देन प्रोटीन इंटेक देखो। अगर पनीर में कोई स्टार्टर है, तंदूर और पनीर मिक्स करके, तो वो ले लीजिए। इफ यू आर ईटिंग माइंडली यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। आई गो टू पार्टीज, आई गो टू मैरिजेस, आई गो टू आउटिंग्स, लेकिन उस दिन मुझे इतना पता होता है कि मैं अगर इतना ऐसे भी खाऊंगी ना, तो भी मैं अपनी दिन की आधी कैलोरीज कंज्यूम करूँ, तो मैं बाकी दिन जो होता है ना अपने आप को यूज पे, यानी कि सूप पे, ये की सब्जी, तुरई की सब्जी, मूंग दाल का सैलेड, मैं बाकी दिन में अपने आप को ऐसी चीजों पे रखती हूँ, सो दैट आई कैन एंजॉय दैट पार्ट ऑफ द मैरिज माइंडफुल। तो मैं फिर भी माइंडफुली एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये आपको ऐसे, मतलब जब मुझे इन चीजों का इतना समझ नहीं था एंड आई वाज ऑन माय वेट लॉस जर्नी, तो मैं ये देखती थी कि जब हम लोग शादी पे जाते हैं ऐसे रोक रोक के भी खाएंगे ना, तो जो बॉडी गेन करती है फिर उसको कम, मतलब पहले वाला वेट तो भी कम हुआ नहीं, लेकिन जो उस समय बॉडी में गेन किया उसको कम करने में
आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते यानी कि आपके 2-3 हफ्ते की मेहनत जाती है वो एक पोरे से उसमें। सो आई फील दैट इफ यू कैन एक्चुअली मास्टर, हमारी कुर्बानी में कहा गया है मन जीतता है जग जीत। सो जो इंसान अपने मन को जीत सकता है वो पूरे जग को जीत सकता है, क्योंकि डिफिकल्ट अपने मन को जीतना ज्यादा, जग को जीतना फिर भी मुश्किल है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए ये कहावत भी मन के हारे हारे मन के जीते जीत। एग्जैक्टली। एक बात याद आ रही है डॉक्टर कि जैसे हमने शुरुआत के पॉडकास्ट में बात किया, आपने शेयर किया था कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। हमने सुना है बचपन में ये बात रिकॉल करते थे कि पेट सफा रहेगा तो हर रोग दबा रहेगा। आयुर्वेद में हमारे गट को साफ करने के लिए कुछ प्रोसेस बताएं। तो सारा कुछ एक गट के लिए ही बताया, तो हर बीमारी के इलाज भी जब बाहर आया है, बिहार आए हैं, उसका फोकस गट रहा। वेदर जब आयुर्वेद में आप देखोगे तो उसका कोर सिस्टम क्या है, ट्रीटमेंट पंचकर्मा। पंचकर्मा इज डिटॉक्स, राइट? बॉडी का पंचकर्मा इज नॉट मसाजेस एंड स्टीम, वो तो पूर्व कर्म है। पंचकर्मा से जो पहले किए जाते हैं वो पूर्व कर्म, फिर पंचकर्मा प्रधान कर्म आता है जिसमें डिटॉक्स होता है अलग अलग तरीके से, एमिसिस है, वॉमिटिंग है, लूज मोशंस हैं। फिर पूर्व पश्चात कर्म होते हैं जिसमें लोका डाइट भी किया जाता है ताकि आपकी बॉडी सेटल डाउन हो। आजकल जो ये स्पास मॉडिफाइड पंचकर्मा इन फॉर्म ऑफ स्पास, इट इज नॉट द ऑथेंटिक पंचकर्मा। तो गट के लिए अगर मैं सपोज, अब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पंचकर्मा ने है, पर मैं काई चिकित्सा ज्यादा प्रेफर करती हूँ अपने पर्सनल रीजन से। तो जब मैं काई चिकित्सा मीन्स मेडिसिन, तो जब मैं मेडिसिन, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में मेडिसिन सिस्टम इज मोर प्रैक्टिकल, आई डोंट वांट टू मॉडर्नाइज एंड फैंटेसाइज पंचकर्मा इनटू अ स्पाउल। तो मैं इस वजह से इसके आई, मैंने देखो ऑथेंटिकली कोई चाह ही नहीं रहा इतना टाइम देना अपनी बॉडी को, है ना? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, प्रचार कर्म मिला के आप 1.5 महीना दे रहे हो इस चीज को, नोबडी वांट्स इट। सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई टू ट्रीट पीपल विद मेडिसिन, जो कि हमारे इसमें पंचकर्मा के अलावा भी काय चिकित्सा बोला गया। सो काय चिकित्सा में व्हाट वी डू इज कि पहले जब मेरे पास फर्स्ट पेशेंट आता है कोई भी बीमारी, मैं उसको साथ में एक चीज ऐसी लगाती हूँ, उसको पेट क्लियर कर। अभी मुझे बोलेंगे अरे डॉक्टर मेरा तो पेट रोज क्लियर होता है। पेट क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी टॉक्सिन, आपके अंदर बीमारी क्यों आई है, क्योंकि टॉक्सिन एक्यूमुलेट है। तो हम पहले वही क्लीन करती, कभी माइल्ड, जिसका ऑलरेडी जिसको प्रॉब्लम नहीं है उनको माइल्ड देते हैं, जैसे कुटला दे दिया, है ना? जिसको है प्रॉब्लम उसको थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड देता है, आयुर्वेदिक में हम लोग स्ट्रॉन्ग देते हैं, सोना वगैरह देते हैं। उसके बाद उसके साथ डिटॉक्स के साथ हम चीजें ऐसी कहते हैं जिससे डाइजेशन इंप्रूव। डाइजेशन इंप्रूव होने से 2 फायदे होंगे आदि बीमारी। दूसरा फायदा ये है मेडिसिन अच्छे से एब्जॉर्ब हो। जो लोगों को लगता है कि दवाइयां दूर नहीं करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि आपकी बॉडी पचा नहीं रही है, ठीक है ना? आपकी मे बी या तो आपको वो गलत मेडिसिन दी गई हो, पित्त प्रवृत्ति वालों को गर्म दवाई दे दी गई है, या फिर अगर आपको सही डॉक्टर ने सही दवाई दी है तो आपकी बॉडी पचा नहीं पा रही, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये रीजन है। तो इससे ये हमारे 2 फायदे होते हैं। तो डाइजेशन हम लगाते हैं। तीसरी चीज होती है कि हम लोग साथ में लगाते हैं, ये तो करंट चिकित्सा होगी, रीजन गया आपका सिम्टम, फिर हम सिम्टम के लिए मेडिसिन लगाते हैं कि पेन हो रहा है तो मैं कोई टॉनिक लगा रही हूँ। तो इस तरीके से तीनों चीजें, तो डेफिनेटली गट का प्राइमरी ध्यान रखा जाता है। तो पहली को जो 2 चीजें देख के हम लोग डिटॉक्स कर रहे हैं और हम लोग आपका डाइजेशन इंप्रूव करेंगे, दोनों चीजें सब में कॉमन, क्योंकि ये हमारी इस बीमारी को ठीक होने में सपोर्टिव जो फाउंडेशन है वो हेवी। तो आयुर्वेदा स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ योर गट। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका जो वो उदर है वही आधार है आपके स्वास्थ्य। तो आपका अगर उदर मतलब स्टमक, अगर वो सही रहेगा तो आपको स्वास्थ्य रहे, जहां उदर गड़बड़ भी आपका स्वास्थ्य। वाओ। सो डॉक्टर, डिटॉक्स वाटर का बड़ा ही ट्रेंड है आज के लिए पे। फैमिलीज में सुनते हैं, पता करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो रात को बना के खीरा हुआ पानी रख दो, अगले दिन पूरा पियो, खांसे के बर्तन में पानी रखो, उसका पानी पियो, ये डिटॉक्स वाटर है। एक्चुअल डिटॉक्स वाटर क्या होता है और कुछ रेसिपी अगर हो सके तो आप बता पाएंगे? डिटॉक्स वाटर की पनबाची, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कोई ऐसे द्रव्य देखते हैं जो आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के, आयुर्वेद तो उसका नाम है दीपन पाचन। वो प्रोसेस का नाम कि आपने उसका दीपन पाचन शोधन, तो शोधन होता है
डिटॉक्स करना, दीपन पाचन होता है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन पे फोकस कर। अब जब हम डिटॉक्स वाटर की बात करते हैं तो वो ये तीनों काम करे, तो यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ दीपन पाचन शोवन इन वन। तो वो कर क्या रहा है, आपकी अग्नि इंप्रूव कर रहा है, जिस वजह से वो आपको शोधन पे काम कर रहा है। जब आप बोलेंगे ऐसा कोई एक रामबाण नहीं है जो हर बॉडी को सूट करेगा, क्योंकि आयुर्वेद में तो चिकित्सा होती है दोषों के साथ। तो बॉडी की प्रकृति के भी दोष होते हैं, विकृति के भी दोष होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में विकृति बीमारी का दोष हो पा, ठीक है। अब मुझे बात तो शांत करनी है, मुझे पता है, पर अगर वो बॉडी टाइप ऐसा है कि वो रेस्टलेस रहता है, उसको वो इंसान को जॉइंट पेन्स बहुत होती है, ब्लोटिंग बहुत रहती है, यानी कि उसकी प्रकृति भी बात। तो जब प्रकृति और विकृति दोनों का दोष सेम, तो मुझे एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना होगा, बहुत चैलेंजिंग है, वो चीज बार बार आएगी। आयुर्वेद में इस चीज को कृच साध्य कहा गया, मतलब साध्य तो आराम से ठीक हो जाएंगे, कृच साध्य जिसको टाइम लगेगा, डिफिकल्ट टू ट्रीट बट ट्रीटेबल, असाध्य मतलब अनट्रीटेबल। तो कृत साध्य ऐसी चीजें होती है जो रिवर्सिबल होती है बट क्योरेबल नहीं होती। तो जब अगर वो पेशेंट बॉडी वातज है, उसकी बॉडी की टेंडेंसी ही बात है, प्रकृति बात है, बचपन से ये एंग्जायस है, इंसान रेस्टलेस है, पेशेंस नहीं है, जब तक वो अपनी उन बात दोष पे काम नहीं कर रहा, तो तब तक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, पर ये वापस आती रहेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सनल एग्जाम्पल देखो, मेरी मदर इन लॉ को टिनिटिस का इशू है, सो वो टिनिटिस बात की वजह से होता है। अगर आप देखेंगे उनकी पर्सनालिटी, शी इज रूल्ड बाय फियर्स। हमारे पुराने लोग होते हैं, उन्हें थोड़े से डर ज्यादा होता है, इसके बाद ये नहीं खाना, इसके बाद डर की वजह से। सो उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको उनकी नाड़ियां बहुत ड्राई, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है, नाड़ियां ड्राई, सीए टिनिटिस हुआ। तो अब टिल द टाइम शी वाज फॉलोइंग प्रॉपर लाइफस्टाइल विदाउट एनी मेडिकेशंस, भी 3-4 महीने उनको कोई टिनिटिस का अटैक नहीं। अब कल क्या होगा, उन्होंने तीनों टाइम अपनी घर का बनाया हुई खाया, बट तीनों टाइम जैसे माँ राजमा ऐसी चीजें बनी, और उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया, खाया गया, नॉर्मल चल रही है लाइफ। एंड 4 बजे से शी इज कंप्लेनिंग ऑफ दैट palpitations, she is complaining of those tinnitus, आवाज जो आ रही है, she is restless, she has vertigo, बात कैसे, तो आप समझ रहे हो। तो जो उनकी पर्सनालिटी भी बात है और उनकी विकृति यानी कि प्रकृति और विकृति बात, तो ऐसे केस में लाइफस्टाइल पे वो पूरी तरह से अच्छे से चलती है। तो शी इज वेरी एक्टिव देन अदर 68-69 year-old women बिकॉज शी इज डूइंग योगा, शी इज डूइंग मेडिटेशन, सब कर रही है। बट द मोमेंट उसका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है, आहार या विहार कुछ चीज आती है, वो वापस आए, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोष अनुसार अब डिटॉक्स की बात करेंगे हम। जब इस केस में मुझे उनका वात कंट्रोल करना, तो डिटॉक्स वाटर इस केस में मुझे वो देना होगा, वो स्पाइसेस यूज करने होंगे जो उनका वात कम, जिसको पित्त है, एसिडिटी है, अब उसको क्यूकम्बर वाटर हेल्प करेगा, उसको मिंट वाटर हेल्प करेगा, जीरा वाटर हेल्प करेगा, जिसको वात है उसको अजवाइन हेल्प करेगा, जिसको कफ है उसको भी अजवाइन हेल्प करेगा। तो ये दोषानुसार है, तो प्रकृति और विकृति। आप ये नहीं हो सकते सीसीएफ टी बड़ी फेमस है, यस सीसीएफ टी इज वेरी फेमस, इट इज वो ना कहीं किसी किसी लेवल पर वो तीनों वो एड्रेस करती है। बट मैंने उसके भी साइड इफेक्ट्स देखे हैं इन विमेन जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते थे, जिनकी बॉडी में, और उनको फॉर्मोसिल। अब उनको जब मैं कोरिएंडर देती तो उसमें कोरिएंडर भी है ना सीसीएफ के, क्यूमिन और सौंफ तो बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, कोरिएंडर से उनकी पीरियड्स और भी है, ठीक है। सो समवेयर कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस आता है। सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि ये जो स्पाइस टीज है ना, आप एक कंसल्टेशन लो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, आपकी नाड़ी पता होनी चाहिए आपको कि मेरी प्रकृति है, मेरी है, ये चीजें मुझे सूट करेंगी, और एक ही बार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने हफ्ता सीसीएफ पी, कोई इशू नहीं आएगा, बट आप 1 साल तक आप वही पी रहे हो, देन यू विल स्टार्ट सीइंग कि हाँ ये मेरी बॉडी टाइप पे सूटेबल नहीं, राइट। तो डिटॉक्स टीज आर ऑलवेज सूटेबल टू योर बॉडी एंड सेक्स। तो हमेशा इसी चीज पे चलना है कि मेरी बॉडी किसको एक्सेप्ट करती है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये हमें हमेशा याद रखना। अमेजिंग। इस बात में एक बात ये भी आती है जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर, कि हमारे बचपन में
हमारे घर में एक गुरुजी आते थे और वो सभी का नाड़ी यहाँ पे कुछ चेक करते थे। तो जिनको पता नहीं है नाड़ी चेक क्या होता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सो हम लोग इसमें ना नाड़ी की गति देखते हैं, नाड़ी की टाइप देखते हैं। एक्चुअली लेमन के लिए डिफिकल्ट है समझना, पर जैसे आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, भी चेक करेंगे आपकी पल्स कितनी, ठीक है, फास्ट है स्लो। हम लोग चेक करेंगे कि उसकी गति कैसे है। अभी इसमें इसमें मेंढक की गति होती है, बहुत सारी अलग अलग होती है, पर पिक कैसे वो वैसा झोंका का। हम इसमें दोष जो चेक करते हैं वो करते हैं बाहर पिक का। तो हमारी जो ये 3 उँगलियां होती हैं, जब वो इधर काटती हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वात प्रधान है, तो आपका पाम वाली साइड की ज्यादा आपको पैल्पिटेशन दिखी उसमें। पित्त में पैल्पेबल होती है आपकी सेंटर वाली फिंगर, कफ में थर्ड वाली। तो एम्प्टी स्टमक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कुछ आवर्स के फास्टिंग हुई हो खाना खाने के बाद। और क्या होता है, क्योंकि हमारे दोषास चेंज होते हैं, आप भाग के आए हैं तो उस समय आपके पित्त वैसे ही ज्यादा दिखा रहे, ठीक है ना। अगर आपने खाना खाया है तो पित्त वैसे ही ज्यादा दिखा, आप सो के उठे तो आपका कफ ज्यादा दिखा नाड़ी में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिचुएटिव सिचुएशन पे आप कर रहे हो। लेकिन यस, हमें ये पता चलता है कि इंसान की प्रकृति और विकृति उस समय क्या है। तो जैसे कई बार होता है, पेशेंट आया है मेरे पास, वो मेरे पास आए हैं कि मुझे पीरियड्स नहीं, अब मुझे इसका कारण ढूंढना। तो मैं उनकी नाड़ी चेक करती हूँ, मुझे दिख रहा है वात या। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको ब्लोटिंग है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको स्किन की ड्राइनेस है, बाल बहुत झड़ते हैं, सारा कुछ सच निकलेगा। तुमकी नाड़ी बता रही हो, बात ज्यादा मुझे नाड़ी ये नहीं बता रही थी इसको ये प्रॉब्लम है, पर नाड़ी मुझे बता रही है बात बड़ा हो रहा है। तो यानी कि जब उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, वो बात बढ़ने की वजह से है। तो जब मैं उसका बात नीचे लेके आऊँ, पीरियड्स अपने आप आ जाए। ओके, तो उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ, मानसिक कोश में भी मैं देखती हूँ वात बड़ा हुआ है क्या, आपको बेचैनी ज्यादा होगी कि गुस्सा ज्यादा आता है। शिविन से मुझे बेचैनी ज्यादा हो। तो फिर मैं उनको ये भी समझाती हूँ कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है, ताकि जब आपके दोष शांत हो, दिमाग के भी दोष ना। ऐसा हो कोई टेंशन आ गई को, आप देखिए पीरियड्स डिले होने का विमेन से पूछो, कोई स्ट्रेस लेवल बड़ा स्ट्रेस की वजह से डिले होता है, क्योंकि स्ट्रेस बात पड़ता है। तो दिस वे हम लोग नाड़ी चेक करके हमें समझ में आता है दोष कौन सा बड़ा हुआ है उस मोमेंट। नाड़ी इज लाइक ईसीजी, सुबह अलग होगी शाम में अलग। तो उस मोमेंट में हम बता देते हैं, क्योंकि ये दोष आपके बड़े होते हैं और आप ये करें। ये तो प्रैक्टिस, मैं अपने आप को एक्सपर्टीज नहीं मानती नाड़ी का, मैं नाड़ी से दोष देख सकती हूँ। बट कई लोग ऐसे होती हैं जो बड़े बड़े वैद्य थे, वो नाड़ी से बीमारी नहीं करता, नहीं भी हुई है। मेरे अपने गुरु जी थे, वो नाड़ी से एक पेशेंट आया था, वो पेशेंट को लूज मोशन मत नहीं हो रही थी, सारे टेस्ट नॉर्मल थे उसके, मतलब दवाइयां असर नहीं हो रही। उन्होंने नाड़ी देखी, जब वो चला गया उन्होंने हमें बोला कि इसको हुआ उनका कैंसर, नाड़ी थी। एंड वी वर रियली सरप्राइज्ड 11 डेज के बाद व्हेन वी हर्ड द न्यूज ऑफ हिज पासिंग अवे। एंड फैमिली को भी उनके पास में होने से 3 दिन पहले पता चला। तो कभी कभी कई लोग इतने विद्वान होते हैं, आजकल मुझे लगता है शायद कम है, और है अभी तो लोगों को पता ही नहीं है ट्रूथ पर बीच कैसे था। ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट डॉक्टर आपने जैसे वात, पित्त, कफ ये दोष बताए हैं, एक लेमन पर्सन के लिए ये दोष क्या है, क्या समझे ये शब्द को सुन के वो? बड़ी होशियार है आजकल की लोग जितना, तो क्योंकि मैं जितने लोगों को मुझे समझ में आता है मेरे सोशल मीडिया से, कि लोगों को पता होता है मुझे बात ज्यादा पित्त ज्यादा है। तो इट्स वेरी सिंपल बात, सीधे आप हमें क्या समझ आता है, वायु। वायु क्या है, हवा। हवा के जो गुण होंगे वो बात पेशती है। हवा हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा। आप हलचल, मतलब आप चंचल किस्म के इंसान होगी बात वाले। पेट में हवा चलेगी तो ब्लोटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में चलती है। बाहर की 5 तरह की है, और जैसे भी हम सांस ले रहे हैं ये प्राण वायु है, ठीक है ना। तो मोशंस के लिए जो बाउल सिस्टम के लिए हमें जरूरत होती है वो अपान वायु होती है। अब प्राण वायु का जो गति है वो ऊपर आकार की है, जो उदान वायु उसकी ऊपर है, लेकिन जो अपान वायु उसकी गति नीचे होनी चाहिए। पर जिसमें वात बड़ा होगा वो गतियां सारी खराब हो जाएंगी आपकी, तो वर्ब्स ज्यादा आते हैं कई लोगों को, ठीक है, वात बड़ा, तो मोशंस भी क्लियर होते हैं। जो सांस लेने में तकलीफ होती है एंजाइटी की वजह से, देखो दोनों चीजें साथ साथ। तो वात इज एक्चुअली, और वात बहुत रुक्ष होती है, तो बॉडी में ड्राइनेस वात की वजह से होता है। इसीलिए जो ड्राइनेस वो वेजाइना मेनोपॉज के बाद आता है, तभी तो 40 के बाद हीट चाहिए बॉडी।
कॉन्स्टिपेशन ओल्ड एज में जॉइंट पेन्स होती है, ल्यूब्रिकेट की नीड चाहिए बॉडी की। तो बात इज ड्राई एंड चंचल, रूक्ष और चंचल, वो सारे सिम्टम्स को। पित्त गर्म स्वभाव का, पित्त हमें नाम से ही पता है, तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, लोगों को माइग्रेन्स होंगे, भूख बर्दाश्त नहीं होगी, रैशेज आते हैं बॉडी पे, बर्निंग सेंसेशन, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, और पित्त की वजह से बाल चर्बी सफेद होते हैं लोगों के, ठीक है ना। तो पित्त और दिमाग बहुत गर्म होता है ऐसे लोगों का, गुस्सा ज्यादा आता है, तो मानसिक दोष में पित्त प्रधान होते हैं। कफ जो होते हैं ना वो बड़ी तलपस्थानिक, कफ एक हरी पर कफज, मतलब कफ जिसको आप देखो, किसी को कफ म्यूकस है, कफ की बात करते हैं, कफ तो ठंडा होता है। तो ठंडा होने की क्या है, ठंडा हम लोग, कोई बंदा बहुत आलसी होता है तो वो भी ठंडा है, तो दिस इज आलसपन जो है, लेजीनेस, वो कपदोष की निशानी है। जिस इंसान को बार बार सर्दी रहती, वो कपदोष की निशानी है। सारा सारी साइनस रहता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिसका साइनस के सिर भी पकड़ा जाता है, हेडेक भी रहता है। अब वो इंसान शायद इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो बंदा स्लो वर्कर होगा, बड़ा स्लो काम करेगा, वो उसको रिलैक्स्ड लाइफ जिएगा। तो ऐसी पर्सनालिटीज जो होती हैं वो कपदोष वाली, उनको गुस्सा नहीं आता है, तो उनसे शिकायत ये होती है कि those people don't stand for themselves, क्योंकि उनको बात ही थोड़ा ले समझ के आती है। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि कोई भी इंसान एक पर्सनालिटी, हमें तीनों दोष, अब मुझे तो बॉडी में प्राण वायु भी चाहिए, पान भी चाहिए, यानी कि बैलेंस वात भी चाहिए, बैलेंस पित्त भी चाहिए, डाइजेशन सही कर रही है मेरा, ठीक है, बैलेंस्ड कफ भी चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी का मसल जो है वो मुझे कफ से मिल रहा है, वॉल्यूम कफ से होती है। तो हम लोगों में सम कॉम्बिनेशन होती है। जब हम नाड़ी चेक करते हैं तब हम ये देखते हैं कौन सी चीज इनबैलेंस, बहुत ज्यादा बड़ी है, या कौन सी नाड़ी आपको पता ही नहीं चलती है, बहुत कम। जैसे पित्त, अगर मुझे बात इतनी पता चल रही है कि मुझे पित्त पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि डाइजेशन कम है, बात बड़ा होने की वजह से, ये बात की प्रकृति हो, विकृति होगी, ठीक है ना। तो किसी इंसान में अंदर भी है और ओवर थिंकिंग, तो वो भी आप और देख कर कि किस चीज की सिम्टम ज्यादा, ब्लोटिंग भी एसिडिटी भी है, पर ज्यादा क्या होता है, मुझे ज्यादा ब्लोटिंग, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो बात पित्त है। ज्यादा क्या रहता है, ज्यादा मुझे लूज मोशन, तो पित्तवात। तो यानी कि दोनों के सिम्टम्स पर डोमिनेंट कौन सी, इस तरीके से चेक कर। वाह, मुझे फील ही नहीं हुआ डॉक्टर कि हमारा कन्वर्सेशन एंड करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग एंड मेस्मराइजिंग जानकारी आपने दी। बट लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपके एक्सपर्टीज से। आज के डेट पे फीमेल्स में जैसे आपने शेयर किया ना, तो आफ्टर मैरिज फीमेल की बात करें तो इनफर्टिलिटी का बड़ा ही इशू है। वहीं जेंट्स की बात करें तो उनका जो वीर्य है, पता चलता है लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद वीर्य की क्वांटिटी उतनी नहीं है। ऑल्दो स्ट्रेस और जिस तरीके का हरी भरी करी लाइफ है उसका एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। पर अगर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से आगे बढ़े तो ऐसे कपल्स के लिए कुछ स्टेप्स हो सकते हैं फॉलो करने के लिए। एक वो करण दात चिकित्सा ने बात की कि शो में शुक्र धातु हमारी सबसे लास्ट धातु मानी गई है। धातु में 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र धातु सार है, सारी खातु। जब शुक्र धातु में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या है कि बीच में सिस्टम में कहीं तो भी प्रॉब्लम हुआ। तो आपको शुक्र यानी कि जो करण है, सिम्टम है, उसको तो ट्रीट करना ही है। हम लोग शुक्रवर्धक चीजें देते हैं, पर कहाँ से शुरू हुआ है? रस दोष है, रक्त दोष है, मांस दोष है, मेद दोष है, अस्थि दोष है, मज्जा, कहाँ से शुरू हुआ है वहां तक जाते हैं और वहां से स्टार्ट। तो एक्चुअली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो लाइफ स्टाइल, अगर मेरे पास एक इन्वर्टरी कपल आया है, आपको मैं एक छोटे शॉर्ट में, टाइम कम है बट शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मेरे पास एक कपल था जो 7 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था इनफर्टिलिटी। तो बिकॉज मैं IVF नहीं जाना रही, शी वॉज वेरी यंग, बट जितने वो 32 ईयर्स की हुई तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, लेट्स नॉट पुट रिस्ट्रिक्शन, यू गो फॉर IVF, लेकिन उससे पहले एक काम कर। तो शी सेड क्या? तो मैंने बोला तुम ना यू गो ऑन अ हॉलीडे विद योर, क्योंकि तुमने कि एक बार IVF कराया, IVF के बाद ना मेरे पर्सनल रिलेटिव्स ने एक्सपीरियंस है कि सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी के बाद भी 2 साल हमारा बॉडी मतलब साथ नहीं थे, इतने हार्मोन्स अंदर जाते हैं। सो आई सेड एंजॉय योर बेस्ट एट दिस ट्रिप। सो
डॉक्टर ने उसको बोला था, जिस आईवीएफ डॉक्टर के पास गई थी, जब नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे तुम्हें मेरे पास वापस आना, वी विल स्टार्ट अ ट्रिप। शी केम बैक फ्रॉम her trip, she kept waiting, she didn't get periods and then she checked, she was pregnant। अब यहाँ से मैं आज भी जब बात करती हूँ, ये बहुत पुरानी बात है पर मुझे गूज़बम्प्स आते हैं। मुझे इतना पता है कि हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा, मतलब वी गेट ऑन इन आवर ओन वे, हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं गेटिंग आउट ऑफ योर वे और गेटिंग आउट ऑफ द वे ऑफ योर ओन मिरेकल्स। तो मोर जब आप अपनी जॉय में हो ना, तब हर चीज आपकी बॉडी के अच्छा काम करती। आई हैव अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को रिमोटॉइड आर्थराइटिस है। वो कहीं जाना चाह रहा था तो मुझे बोलता, दीदी मुझे बताओ वहाँ मुझे प्रॉब्लम आओ, बिकॉज सिर्फ इंजॉय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने केम मैं थी सर मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे पानी में मैंने वाटर डाइविंग किया, मैंने ये किया। क्यों? क्योंकि हमारा खुश जब हम होते हैं ना, हमारे सारे चक्रास होते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल है तुम्हारा। अगर हम तो अपना स्ट्रेस ओरिएंटेशन, अब इस फीमेल में जो इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, she was coming close to her partner only to have a child, so there was always a performance pressure and a outcome pressure under both of their minds, है ना, behind her। लेकिन जब उन्होंने बोल उठाया और उनको एक बैकअप था कि जाके तो प्रेगनेंसी को भी एक बैकअप होता है ना आपको, एंड यू नो दैट एक शी कंसीव। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। मतलब मैं बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं बोलूंगी, जब तक आपका आहार, आपका विहार और आपका मन ये सब अलाइनमेंट में नहीं है, बॉडी माइंड एंड सोल कुछ सोच के ही बना हुआ है ना, जब तक ये अलाइनमेंट में नहीं है तब तक आप पूरे स्वस्थ नहीं। तो डेफिनेटली जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको मैं बहुत सारी एडवाइसेस देना चाहूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि focus on your personal life, intimate life more than having a child, okay? Along with the medicines, आपको अगर फिजिकली कुछ इशू हुआ है, जैसे अगर शुक्र दोष है, जैसे आदि स्पर्म काउंट कम है, कहीं ना कहीं उसका जो कारण है स्पर्म काउंट कम होने का, वो ये है क्योंकि ड्राइनेस है, वहां बहुत जाता, तो कफ कम है, पार पड़ा हुआ है, तो उसमें उन लोग कफ वर्धक चीजें देते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, कौंच बीज, जो कफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बाकी उस दादरों का ख्याल रखें। योग बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेल्विक मसल्स, आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड अर्ली इजैकुलेशन का जो इशू है वो इसलिए है क्योंकि पेल्विस की जो मसल्स हैं वो हमारे वीक हो रहे हैं। हम लोग खुद से तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, चलना फिरना नहीं है, कार्स है हमारे साथ पास, तो योगा बड़ा जरूरी है। मूल बंद लगाना, अपनी पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करना, जिनको कीगल्स बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मन की शांति के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, सिर्फ ब्रेथ वर्क भी बहुत। एंड लाइफस्टाइल में अगर मैं कुछ बोलूंगी, लिव इन द मोमेंट, एंजॉय एवरी मोमेंट। तो जब आप जॉय के साथ फ्लो करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, बिकॉज यू नो दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू यू व्हेन यू आर एट योर बेस्ट सेल्फ। मतलब हमें बेस्ट चाहिए पर हम बेस्ट बनने के लिए रेडी नहीं है। So the moment we decide to be our best version, we attract everything that the best version deserves. वंडरफुल, वंडरफुल। सो डॉक्टर, हम जिस पॉडकास्ट में मिशन लेके चल रहे हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, वो इसी के साथ में बहुत हद तक अलाइन करता है। जब तक हम अपने आप को अंदर से सेल्फ ट्रांसफॉर्म करने का एफर्ट नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया में वो एफर्ट के परिणाम नहीं मिलने वाले। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हमारे पॉडकास्ट को आज एंजॉय कर रहे हैं, अगर उन्हें रियली में अपनी लाइफ को सेल्फ ट्रांसफॉर्म करना है, फिजिकली, मेंटली, रिलेशनशिप वाइज, तो बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या सुझाव देंगे सभी को? जैसे आपने अभी बहुत अच्छी चीज बोल रही है कि जब तक इंटरनलाइज ही करेंगे एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकते। आयुर्वेदा कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्म। हमारे जो अंदर, हम जो जिस पंच महाभूत के बने हुए वही हमारे आसपास। सो जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे मुझे करना, तब तक बाहर कुछ नहीं हो सकता। सी आई एम नॉट ashamed of admitting that I am not an early riser. तो I was not an early riser. तो मुझे जब कोई ऐसे मूस के देता था ना पिल्लों को बोल के सो ऐसे, तो मैं उनको बोलती थी ये सब उस पर असर करेंगे जो उठना चाहता है। मैं उठना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे सुबह की नींद प्यारी। सो आई वॉज वेरी क्लियर विद टाइम, विद एज एंड एक्वायर सम विजडम। आपको अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये करना है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त करना है, ये करना है, तब आप अपने लिए चीजें। तो डिसीजन, इंटरनल डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग। सेकेंड,
Don't look for bigger changes. Start with very small. जैसे सिर्फ सर्केडियन रिदम फॉलो करने से शुरू कर, उसमें भी सुबह उठने से पहले रात में टाइम पर सोने से शुरू कर। ठीक है, आज आप 12 बजे सो गए, 11:30 बजे का टारगेट, एक घंटा अचीव करो, 11 पे आओ। इस तरीके से स्टार्ट। सपोज आप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डायरेक्टली 40 मिनट्स वर्कआउट से मत शुरू कीजिए। स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस ऑन दैट सोमैटिक एक्सरसाइजेस से शुरू कीजिए, जिसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, हाथ पैर हिलाने हैं, 5-7 दिन। जब वो रेगुलरिटी बनती है तब सूर्य नमस्कार पे जाइए। 1 राउंड से शुरू कीजिए, 3 राउंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप जब ऐसे गोल्स देंगे छोटे छोटे अपनी बॉडी के लिए, छोटे गोल्स रखिए, लॉन्गर रन में आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। सो व्हेन अ पेशेंट कम्स टू मी फॉर वेट लॉस, मैं हमको ये बोलती हूँ कि आपका गोल क्या है। मेरा बोला 1 महीने में 5 किलो लूज करना। मैं बोलती हूँ आप आज अगली जुलाई में इफ यू आर 20 kgs lighter, are you happy? Very happy. So 20 kgs in 1 year is not even 2 kgs a month. So let's start small. तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब बड़ा, आप लॉन्गर ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे ना, आप अपने आप को प्रेशराइज नहीं करेंगे, आप इजीली डीमोटिवेट नहीं होंगे। 2 किलो क्या मुश्किल है महीने, राइट? तो हम अपने आप को हमेशा बड़ा पिक्चर कीजिए, छोटी चीजों पे आप ना मोटिवेट अपने आप को होने दीजिए, ओवर ना, मतलब ओवर ऑब्डिनेट भी नहीं और डीमोटिवेट भी। So start small, start with very smaller changes, just align your circadian rhythm. आहार मधुर, अगर मीठा खा रहे हो, पहले खाना शुरू कर दो, तो 6 रसों के हिसाब से खाइए। ठीक है, आयुर्वेदिक में हपलंग का बहुत महत्व है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप एटलीस्ट नहाने से पहले अपनी बॉडी को मसाज कीजिए। दैट डज नॉट ओनली सूद योर नर्वस सिस्टम, आज का ये वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग है, रेगुलेटिंग योर नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, तो जब आप अपनी बॉडी में मसाज देंगे ना, आपकी बॉडी, नर्वस सिस्टम क्या है, बॉडी ही है आपका नर्वस सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस होगा, वो सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा, नर्वस सिस्टम भी रेगुलेट होगा, फैट भी मोबिलाइज होगी, डिटॉक्स भी होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज का। सो दीज थिंग्स स्टार्ट विद दिस। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो नहाने से पहले 5 मिनट्स ऑफ मसाज ही होती है। ठीक है, सो छोटी छोटी चीजें, पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खाने में तेल है तो उसके बाद अगर पानी पीना है आपको, गर्म पानी लीजिए। ठीक है, छोटी चीज। अगर आपको लगता है मुझे बात है, कोट का दोष है, वो अजवाइन रेगुलर सेवन कीजिए, अजवाइन की चाय। पित्त लगता है तो जीरा की शुरुआत कीजिए। आप पहले चीजें रिमूव करने से पहले चीजें ऐड करना शुरू। ठीक है, एंड फॉर मी इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन आई पुट माय टी नॉट पिल, जैसे सप्लीमेंट्री। अगर मुझे चाय भी पीनी है तो मुझे खाना भी, तो मैं लिखती हूँ रात में कि कल मेरा ये स्केड्यूल है, तो इसकी दिस गिव्स यू मोटिवेशन टू गेट अप एंड डू फॉरवर्ड फॉर। ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र आयुर्वेदा के फील्ड में। हमारे आज के गेस्ट ने बहुत गहराई से आयुर्वेदिक की प्रिंसिपल्स हम सभी को शेयर करी हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। वेलनेस का मतलब सिर्फ बीमारियों से दूर रहने का नहीं होता है, इसका मतलब होता है बॉडी का माइंड, उसकी आत्मा और शरीर का आपस में तालमेल। मुझे पूरा विश्वास है आज का एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद आया हो तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिएगा। मैं हूं अनूप अग्रवाल, मिलूँगा आपसे मेरे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रणाम।